रहा है। ये हम लोगों ने 10 जिलों में शुरू भी कर दिया है और करीब 146 प्रखंड में हमारे यहाँ काम भी चल रहा है। और आपको मैं बताऊं कि ये सभी जिलों में, बिहार राज्य के 38 जिलों में 534 प्रखंडों में, मैं जैसा आप कह रही थी और आपकी जो चिंता है कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। देखिए, बिहार की मिट्टी और बिहार की पानी का इतना मोल है कि यहाँ की सब्जियों का बड़ा डिमांड रहता है बाहर। हमारे यहाँ बिहार में एक बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति भी रही है, जो बहुत प्रसिद्ध रही है, कि कहते हैं, सेइंग है, लोकोक्ति है कि नौकरी करिए तो सरकारी, नहीं तो खेती करिए तो तरकारी। तो सब्जी जो है वो नगदी फसल के रूप में, और ये बिहार में बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं रहा है सब्जी उत्पादन का और विपणन का, फिर भी हम पूरे देश में तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन अब इसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 146 प्रखंड में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू करने वाले, और प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम आया है उसके तहत हम लोग इसका भरपूर लाभ लेने वाले। तो एक तो आपको तुरंत मैंने बताया कि कैसे वेजिटेबल कोऑपरेटिव से जुड़कर किसान भाइयों को, प्रवासी भाइयों को, गांव में रहने वाले भाइयों को, 534 प्रखंड के भाइयों को हम किस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, कर रहे हैं, और जो सब्जी का उनका उचित मूल्य है। लेकिन आपको लगता है कि जितनी यहाँ पे इसको मिलनी चाहिए थी सफलता, वो मिल पाई है? क्योंकि क्या ये ब्रांड वाकई इतना एस्टेब्लिश हो पाया है? लोगों को सही दाम, किसानों को सही दाम मिल रहे हैं उनकी सब्जियों के, उनकी तरकारियों को, और जो लोग बाजार में खरीदने जा रहे हैं उन्हें क्या सस्ते दामों पे सब्जियां मिल पा रही हैं? ऐसा वाकई हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। और इस लॉकडाउन में बहुत सारे फोन आते हैं, लोगों के मैसेजेज आते हैं। देखिए, एक तो हमारा जो तरकारी ब्रांड पटना में 10 जिलों में और 2 जगह बहुत सक्रिय रहा है। एक तो पटना प्रमंडल में और दूसरा तिरहुत प्रमंडल में जी। और आप जब भी तरकारी वेज फेड के माध्यम से, तरकारी के माध्यम से, आप एक तो किसान भाइयों का जो उत्पादन करते हैं उनको सब्जी का उचित मूल्य मिला है, जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको सही तौल पे सब्जी मिली। ये भी एक बड़ी बात होती है, आपको सही तौल पे सब्जी मिल जाए, सही दाम पर सब्जी मिल जाए। और जो तैयारी हम करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत, हमारा काम शुरू है, और इसके माध्यम से हम रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराएंगे और किसान भाइयों को आमदनी का भी जरिया हम उपलब्ध कराएंगे। कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखिए, मधुमक्खियों का तो पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में तो इनकी अपनी भूमिका रहती ही है। और शहद तो समझिए, बच्चे का जन्म होता है तो पहली कोई चीज उसके मुंह में डाली जाती है तो वो शहद रहता है, और फिर जब आप शरीर का हम त्याग करते हैं तो अंतिम चीज कोई मुंह में डाली जाती है, वो भी शहद रहती है। और ये शहद उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संभावना, हम लोग इस पर काम करते भी रहे हैं। लेकिन वाकई लगता है कि क्लस्टर बना करके लोगों को रोजगार दे पाना इतना आसान है जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए यहाँ पे जायज है क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में उत्पन्न होने वाली जो लीची है वो एक अलग पहचान रखती है, मखाना है वो एक अलग पहचान रखता है, पूरा मधुबनी जिला। लेकिन अभी भी वो बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, बहुत ज्यादा लोगों को वो रोजगार नहीं दे पाया, लोग नहीं जुड़ पाए हैं, बहुत बड़ी ब्रांडिंग इनकी नहीं हो पाई है। प्रिया जी, मैं एक बात अक्सर कहता हूं, और आप जब कह रही थी तो मुझे ये अचानक याद आया जी। देखिए, अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है जी, और हम सब इसको मानते और समझते भी हैं कि तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, गौरतलब रहे कि देश अपना गांवों में बसता है। ये अपनी पूरी अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, और गांवों में रोजगार के अवसर अगर थोड़ा पीछे चले तो हमारी जो जीवन शैली या जो जीवनचर्या रही है भारत माता की और भारत भूमि के लोगों की और भारत के गांवों की, वो बिल्कुल आप समझिए गांव में हर व्यक्ति के पास रोजगार के भी अवसर रहे हैं। और जब जैसे कोई गांव में लकड़ी का सामान बनाता रहा है, कोई लोहे का सामान बनाता रहा है, कोई चमड़े का सामान बनाता रहा है, हम इसके माध्यम से और इन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने पहली बार ये जो केसीसी ऋण की सुविधा किसान भाइयों को हम उपलब्ध कराते थे,
हम लोगों ने डेयरीज और फिशरीज के क्षेत्र में, गोटरीज में, बकरी पालन में भी जी, बुनकरों को भी हम लोगों ने सबको ये केसीसी ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराई और कृषि के आयाम को बढ़ाने का काम किया। कृषि का काम केवल खेती करना, सब्जी की खेती हो या धान गेहूं की खेती हो, सोयाबीन की खेती हो, मक्के की खेती हो, इससे आगे बढ़कर मत्स्य पालन को भी, डेयरीज को भी, गोटरीज को भी, इन सबों को भी हम लोगों ने कृषि का दर्जा देने का काम किया है। और वो सारी सुविधाएं जो सरकार किसान भाइयों को देती थी, इनको भी देती, उनको केसीसी ऋण की सुविधा उपलब्ध हम लोगों ने कराई है। और मैं आपको बताऊं कि कैसे 600 करोड़ रुपया और हमारे जो राज्य के सहकारी बैंक हैं उसको अभी मिलने वाला है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के माध्यम से, और इसके माध्यम से ये सारा पैसा किसान भाइयों को जाएगा। लेकिन सहकारिता से जुड़े जो और बैंक हैं, उनको हर स्तर पर मदद करके, आज के वक्त में अगर हम बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिस्कोमान ने तो खाद के क्षेत्र में और यूरिया के क्षेत्र में जो इतना बढ़िया काम किया है, उसने कीर्तिमान स्थापित किया। एक फिक्स्ड रेट पर और यूरिया की किल्लत नहीं होने दी किसान भाइयों को। और बिस्कोमान मैं आपको बताऊं कि ये पहले का डेटा होगा। अभी बिस्कोमान के पिछले कई कार्यक्रमों में मैं गया था और मैंने रिव्यू किया है विभाग ने। तो बिस्कोमान जैसी संस्था जो पहले घाटे में चलती थी और जिसको अपने एम्प्लॉइज को वेतन देने में भी कठिनाई होती थी, आज बिस्कोमान, ये पुरानी बात हो गई कि घाटे में चल रहा, मुनाफे में चल रहा जी, और अपने एम्प्लॉइज को वेतन भी दे रहा है, चाहे वो हमारा भूमि कार्य कर रही है। यद्यपि गेहूं अधिप्राप्ति, चूंकि बिहार में गेहूं का जो मार्केट प्राइस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कहीं कहीं अच्छा रहा है, तो इस नाते किसान भाइयों को 1925 रुपया जो गेहूं का समर्थन मूल्य भारत की सरकार ने तय किया है, उसके समकक्ष या कहीं कहीं उससे ज्यादा किसान भाइयों का गेहूं इस मूल्य पर बिका है। धान अधिप्राप्ति के बारे में भी मैं एक डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जी। देखिए, लॉकडाउन पीरियड में ये करीब 6 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई है जी। ये 31 मार्च तक तिथि थी, उसको बिहार की सरकार ने बढ़ाने का काम किया और 31 मार्च तक जो 14 लाख 15 लाख के मीट्रिक टन के आसपास हमारा धान अधिप्राप्ति हुआ था, ये लॉकडाउन की अवधि में करीब 6 लाख मीट्रिक टन अधिप्राप्ति हमारी बढ़ी है। और कुल आप देखेंगे तो 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की अधिप्राप्ति हम लोगों ने किया है। तो ये सारी चीजें ठीक है, जैसा मैंने कहा कि ये संकट का समय है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिस धैर्य के साथ, जिस संयम के साथ और जिस साहस का परिचय हम लोगों ने देकर कृषि के क्षेत्र में और डेयरीज फिशरी के क्षेत्र में, शहद लॉकडाउन की जो तस्वीर है के बारे में जो मैंने कहा कि मीठी क्रांति आने वाली, लेकिन इससे पहले की तस्वीरों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब किसान अपनी फसलों को लेकर के दर दर घुमा करते थे, उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, किसी तरीके की कोई सहायता उन्हें नहीं दी जा रही थी, जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रहा था। उन तस्वीरों के बारे में भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी, इसको लेकर के, ताकि आगे ऐसी स्थिति ना भविष्य में आए। इसको लेकर के क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, कोई योजना लेकर के आई जा रही है कि एक दाम ही फिक्स कर दिया जाए, इसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसान बेहद परेशान होते हैं। और बार बार आप ये कह रहे हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा, बिहार की करें तो जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ खेती किसानी भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। निर्भर है, एक बड़ी जो आबादी है, जो संख्या है बिहार की, वो निर्भर करती है कृषि पे, खेती पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की सरकार के पास बिल्कुल, जिसको रोड मैप कहते हैं, और तीसरा कृषि रोड मैप हमारा चल भी रहा है, और इसके तहत सहकारिता विभाग जो है वो फसल सहायता योजना चलाती जी। और ये प्रतिवर्ष चलने वाली योजना है। फसल सहायता योजना में किसान भाइयों को 0 प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रबी और खरीफ में कितनी ज्यादा संख्या में अभी खरीफ में खरीफ में रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है हमारा। 5 मई से हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें करीब 5 लाख से ज्यादा किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खरीफ 2019 का जो डेटा है उसमें करीब 20 लाख से ज्यादा किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और हम लोगों ने करीब 269 करोड़ रुपया किसान भाइयों के खाते में देने का भी काम किया।
ये जो हमारी फसल सहायता योजना है ये प्रतिवर्ष चलती और फसलों की क्षति होने पर 20% से ज्यादा फसलों की क्षति होती है जी। तो फसल कटनी प्रयोग के माध्यम से हम किसान भाइयों की सहायता करते हैं। ये तो हमारे विभाग की सतत चलने वाली योजना है। इसके बाद बिहार की सरकार जो है, जैसे अभी आपने देखा होगा फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में बिहार में जिस तरह से वर्षा हो गई, ओलावृष्टि हो गई, फसलों को भारी नुकसान हुआ, तो बिहार की सरकार ने लगातार इनपुट सब्सिडी के माध्यम से किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जी। और उनकी क्षतिपूर्ति भी देने का काम किया है। तो हम इनपुट सब्सिडी देके उनकी क्षतिपूर्ति भी करते हैं फसलों की। फसल सहायता जो चलता है, मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, इसकी राशि भी देते हैं और प्रधानमंत्री जी का जो कृषि सम्मान निधि के माध्यम से किसान भाइयों को जो 6,000 रुपया मिलता है वो भी पैसा हम देते हैं। डीजल अनुदान जो सरकार चला रही है वो भी पैसा किसान भाइयों को मिलता है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण डेटा बताना चाहूंगा प्रिया जी, योजनाएं आपकी तरफ से चलाई जा रही हैं, इसका सीधे लाभ मिले। एक बार मुझे बोल लेने दीजिए। जी जी। एक डेटा मैं बताता हूं आपको प्रिया जी, आपको अच्छा लगेगा और ये सब लोगों को जानना भी चाहिए जी। देखिए अभी 2, 2.5 वर्ष 3 वर्ष पहले बिहार में जो इतनी सारी योजनाएं मैं बता रहा हूं, भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की हो, करीब 45-50 लाख किसान भाई ही निबंधन कराकर इसका लाभ लेते थे। लेकिन आज करीब 1,20,00,000 से ज्यादा किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो बताता है कि किस तरह से किसान भाइयों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है और किसान भाई इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में जो कृषि आधारित संरचनाओं के विकास के लिए जो पैसा 1 लाख करोड़ की राशि भारत सरकार के तरफ से आई है, उसका अधिकतम लाभ हम लोग लेकर और किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को, प्रवासी मजदूर भाइयों को हम रोजगार भी देंगे और इसको चुनौती को अवसर के रूप में परिणत भी करने का काम करेंगे। और विकास, बिहार का जो विकास दर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जैसा मैंने कहा, ठीक है संकट का समय है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ इसका मुकाबला भी करेंगे और फिर से कोरोना को, इसके संकट को भी मात देंगे विकास और बिहार रफ्तार के विकास सभी लोग बढ़िया तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, और उम्मीद भी यही करते हैं कि जिन बातों को आपने गिनवाया, जिन योजनाओं का जिक्र किया, इसका लाभ मिले किसानों को। हमारे पास वक्त इतना ही था। राणा रणधीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से कंक्लूड करना चाहता हूं प्रिया जी, आपकी अनुमति हो तो 2 पंक्तियां केवल पढ़ूंगा। कहते हैं कि मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं, हासिल कहां नसीब से होते हैं, पर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। हम लोगों ने कई बार, हमारे मुख्यमंत्री जी को आपदाओं से लड़ने का लंबा अनुभव है, तो निश्चित रूप से हम सब इससे बाहर निकलेंगे और सबको रोजगार भी देंगे और एक नया बिहार, विकसित बिहार भी बनाने का काम हम सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया।